नमस्कार। आज हम भारतीय संविधान के एक ऐसे हिस्से पर बात करने जा रहे हैं जो बहुत शक्तिशाली है और जिस पर अक्सर बहस भी होती है। हाँ, बिल्कुल। यह है आपातकालीन प्रावधान। कभी सोचा है कि जब देश पर कोई बड़ा संकट आता है, जैसे मान लीजिए युद्ध या कोई अंदरूनी गड़बड़ी, तो हमारा संविधान व्यवस्था बनाए रखने के लिए क्या खास इंतजाम करता है? हमारे पास जो स्रोत सामग्री है वो इसी जटिल विषय के अलग अलग पहलुओं को खंगालती है। आज हमारी कोशिश यही रहेगी कि इन प्रावधानों की मोटी मोटी बातें, उनके असर और उनसे जुड़े जो भी सुरक्षा उपाय हैं उनको आसान भाषा में समझें। तो चलिए शुरू करते हैं इस विषय की पड़ताल। बिल्कुल। संविधान बनाने वालों ने ये प्रावधान इसलिए जोड़े ताकि देश की एकता, अखंडता और सुरक्षा पर अगर कोई असाधारण खतरा आए तो उससे निपटा जा सके। ये एक तरह के सुरक्षा कवच की तरह हैं, लेकिन साथ ही ये केंद्र सरकार को काफी शक्तियां भी देते हैं। हाँ, ये तो है। हम देखेंगे कि ये कितने तरह के होते हैं, इन्हें कब और कैसे लागू किया जाता है और इनके लागू होने का मतलब क्या होता है असल में। तो सबसे पहले यही समझते हैं कि संविधान में कितनी तरह के आपातकाल बताए गए हैं। देखिए, मुख्य रूप से संविधान 3 तरह के आपातकाल की बात करता है। पहला है राष्ट्रीय आपातकाल, जिसका जिक्र अनुच्छेद 352 में है। ये तब लगाया जा सकता है जब युद्ध, बाहरी आक्रमण या देश के अंदर ही हथियारों के साथ विद्रोह, मतलब सशस्त्र विद्रोह जिसे कहते हैं, आर्म्ड रिबेलियन, वैसी स्थिति पैदा हो जाए। ओके, राष्ट्रीय आपातकाल। दूसरा है राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता, जिसे आम भाषा में राष्ट्रपति शासन कहते हैं। हाँ, ये काफी सुना है। ये अनुच्छेद 356 के तहत आता है और तब लगता है जब किसी राज्य की सरकार संविधान के हिसाब से काम न कर पा रही हो। और तीसरा है वित्तीय आपातकाल, अनुच्छेद 360 के तहत। ये तब घोषित हो सकता है जब देश की आर्थिक स्थिरता या साख पर कोई गंभीर खतरा हो। वित्तीय आपातकाल, ठीक है। लेई पर एक और अनुच्छेद 355 का जिक्र भी जरूरी है, मुझे लगता है। ये केंद्र सरकार का कर्तव्य बताता है कि वो बाहरी हमले और आंतरिक अशांति से राज्यों की रक्षा करे और ये देखें कि राज्यों की सरकारें संविधान के मुताबिक चल रही हैं या नहीं। अच्छा, ये एक तरह से आधार बनता है राष्ट्रपति शासन का। हाँ, कुछ हद तक कह सकते हैं। और हाँ, एक बात साफ कर दें, हमारे स्रोतों के मुताबिक संविधान में किसी तरह के स्वास्थ्य आपातकाल का अलग से कोई प्रावधान मेंशन नहीं है। ये स्पष्ट करना जरूरी था। अच्छा, तो राष्ट्रीय आपातकाल यानी अनुच्छेद 352 पर थोड़ी और बात करते हैं। इसे घोषित करने की प्रक्रिया क्या है? और आपने सशस्त्र विद्रोह शब्द का जिक्र किया। मैंने सुना है कि पहले इसकी जगह कुछ और शब्द इस्तेमाल होता था। हाँ, ये बहुत अहम नुक्ता है। पहले यहाँ आंतरिक अशांति, मतलब इंटरनल डिस्टर्बेंस शब्द था, लेकिन 1978 में 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के जरिए इसे बदलकर सशस्त्र विद्रोह कर दिया गया। और ये बदलाव क्यों हुआ? ये बदलाव इसलिए बेहद महत्वपूर्ण था क्योंकि आंतरिक अशांति एक काफी व्यापक और अस्पष्ट सा शब्द था, जिसके दुरुपयोग की गुंजाइश थी, जैसा 1975 के आपातकाल के दौरान महसूस भी किया गया। सशस्त्र विद्रोह कहीं ज्यादा ठोस और सीमित आधार है, जो सरकार की आपातकाल घोषित करने की शक्ति पर एक जरूरी लगाम लगाता है। समझ गई, तो ये एक सेफगार्ड हुआ। बिल्कुल। राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति करते हैं, लेकिन वो अपनी मर्जी से नहीं कर सकते। इसके लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल की लिखित सलाह जरूरी है। लिखित सलाह? हाँ, रिटन एडवाइस। ये भी 44वें संशोधन से जुड़ा गया एक महत्वपूर्ण सुरक्षा उपाय है, ताकि यह फैसला सिर्फ प्रधानमंत्री का ना हो, बल्कि पूरे मंत्रिमंडल की सहमति से हो। अच्छा, यानी कैबिनेट की लिखित सलाह अनिवार्य है। और घोषणा होने के बाद क्या होता है? घोषणा के 1 महीने के अंदर इसे संसद के दोनों सदनों, लोकसभा और राज्यसभा, से पारित करवाना होता है। 1 महीने के अंदर? जी हाँ, और यह साधारण बहुमत से नहीं, बल्कि विशेष बहुमत से पारित होना चाहिए। विशेष बहुमत, आसान शब्दों में इसका क्या मतलब है, ये थोड़ा समझाएंगे? हाँ, आसान शब्दों में कहें तो सदन में जितने सदस्य मौजूद हैं और वोट दे रहे हैं, उनमें से कम 2/3 इसके पक्ष में वोट दें। और साथ ही ये 2/3 संख्या सदन की कुल सदस्य संख्या के आधे से ज्यादा भी होनी चाहिए। ओह, तो ये तो काफी मुश्किल प्रक्रिया है। बिल्कुल, ये वाकई एक कड़ी शर्त है जो दिखाती है कि इसे कितनी गंभीरता से लिया जाता है। एक बार मंजूरी मिलने पर यह 6 महीने तक लागू रहता है। 6 महीने तक? हाँ, अगर इसे आगे बढ़ाना हो तो हर 6 महीने पर संसद से इसी विशेष बहुमत से फिर मंजूरी लेनी होगी। इस तरह इसे थ्योरेटिकली अनिश्चित काल तक बढ़ाया जा सकता है। अच्छा, और क्या भारत में ये कभी लगा है? जानकारी के मुताबिक भारत में अब तक 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल लगा है। 1962 में चीन युद्ध के समय,
1971 में पाकिस्तान युद्ध के समय और 1975 में आंतरिक अशांति के आधार पर। तीसरा वाला जो अब संभव नहीं है। हाँ, अब उस आधार पर नहीं लगाया जा सकता। जब राष्ट्रीय आपातकाल लागू होता है तो देश में क्या बदल जाता है? मतलब आम नागरिकों के अधिकारों पर क्या असर पड़ता है और केंद्र राज्य संबंधों का क्या होता है, जिसे हम संघीय ढांचा कहते हैं? असर बहुत गहरा होता है। सबसे पहली बात, देश का जो संघीय ढांचा है, यानी जिसमें शक्तियां केंद्र और राज्यों के बीच बटी होती हैं, वो व्यावहारिक रूप से एकात्मक व्यवस्था में बदल जाता है। एकात्मक मतलब सारी पावर सेंटर के पास? हाँ बिल्कुल, सारी शक्तियां केंद्र सरकार के पास आ जाती हैं। संसद को राज्य सूची के विषयों पर भी कानून बनाने का अधिकार मिल जाता है। ओह, यानी राज्य सरकारों की शक्तियां काफी कम हो जाती हैं। और मौलिक अधिकारों का क्या? उन पर क्या असर होता है? मौलिक अधिकारों पर उसका सबसे ज्यादा असर पड़ता है। अनुच्छेद 358 के तहत अगर आपातकाल युद्ध या बाहरी आक्रमण के आधार पर लगा है जी, तो अनुच्छेद 19 में दिए गए जो 6 मौलिक अधिकार हैं, जैसे बोलने की आजादी, सभा करने की आजादी, कहीं भी आने जाने की आजादी वगैरह, वो अपने आप निलंबित हो जाते हैं। अपने आप मतलब ऑटोमेटिकली? हाँ, ऑटोमेटिकली सस्पेंड। उनके लिए आप अदालत नहीं जा सकते। अन्य मौलिक अधिकारों के मामले में, मतलब अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर, राष्ट्रपति अनुच्छेद 359 के तहत एक आदेश जारी करके उनके प्रवर्तन यानी एनफोर्समेंट को निलंबित कर सकते हैं। इसका क्या मतलब हुआ, एनफोर्समेंट निलंबित? इसका मतलब है कि नागरिक उन अधिकारों के हनन के खिलाफ अदालत जाने का हक खो सकते हैं जब तक वो आदेश लागू है। अधिकार रहते हैं पर उन्हें लागू करवाने कोर्ट नहीं जा सकते। अच्छा, पर आपने कहा अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर, इसका मतलब ये दो अधिकार कभी निलंबित नहीं होते? बिल्कुल, ये बहुत जरूरी बात है। बिल्कुल। और ये 44वें संशोधन का एक और बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू है। इसने ये पक्का कर दिया कि अनुच्छेद 20 जो अपराधों के लिए सजा से जुड़ा है, हाँ, और अनुच्छेद 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, करेक्ट, इन दो मौलिक अधिकारों को किसी भी हालत में, चाहे आपातकाल किसी भी वजह से लगा हो, निलंबित नहीं किया जा सकता। वाह, ये नागरिक अधिकारों के लिहाज से एक बहुत बड़ी गारंटी है ना? ये क्या, एक बहुत बड़ी गारंटी। एक और अहम बात जो स्रोतों में है, राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान लोकसभा का कार्यकाल भी संसद कानून बनाकर एक बार में 1 साल के लिए बढ़ा सकती है। अच्छा, लोकसभा का कार्यकाल भी? जी, हालांकि आपातकाल खत्म होने के बाद ये बढ़ाया गया कार्यकाल 6 महीने से ज्यादा नहीं चल सकता। ऐसा हुआ भी है पहले। कब? 5वीं लोकसभा का कार्यकाल 2 बार 1-1 साल के लिए बढ़ाया गया था 1975 के आपातकाल के दौरान। अच्छा, ये जानकारी महत्वपूर्ण है। तो ये तो हुई राष्ट्रीय आपातकाल की बात। अब आते हैं उस आपातकाल पर जिसका जिक्र ज्यादा सुनने में आता है, खासकर राज्यों के संदर्भ में। अनुच्छेद 356 यानी राष्ट्रपति शासन, ये कब और क्यों लगाया जाता है? राष्ट्रपति शासन तब लगाया जाता है जब राष्ट्रपति को राज्य के राज्यपाल यानी गवर्नर की रिपोर्ट से या किसी और तरह से ये यकीन हो जाए कि राज्य में ऐसी स्थिति आ गई है कि वहां का शासन संविधान के प्रावधानों के मुताबिक नहीं चल सकता। मतलब जब लगे कि स्टेट गवर्नमेंट ठीक से काम नहीं कर पा रही है कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से। हाँ, सरल भाषा में कहे तो जब राज्य का संवैधानिक तंत्र फेल हो गया हो। इसकी घोषणा को संसद के दोनों सदनों से 2 महीने के अंदर साधारण बहुमत से मंजूरी मिलनी चाहिए। 2 महीने और साधारण बहुमत, राष्ट्रीय आपातकाल से अलग है ये। हाँ, इसमें समय सीमा ज्यादा है और बहुमत साधारण चाहिए। एक बार मंजूरी मिलने पर ये 6 महीने तक लागू रहता है। इसे हर 6 महीने में संसद की मंजूरी से आगे बढ़ाया जा सकता है, लेकिन अधिकतम 3 साल तक। अधिकतम 3 साल। लेकिन क्या इसे 1 साल से ज्यादा बढ़ाने के लिए भी कोई खास शर्तें हैं? कहीं पढ़ा था मैंने। हाँ है। स्रोत बताते हैं कि 1 साल के बाद राष्ट्रपति शासन जारी रखने के लिए 2 शर्तें हैं, जिनमें से कम एक पूरी होनी चाहिए। पहली, या तो उस समय पूरे भारत में या उसके किसी हिस्से में राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 लगा हो, या फिर दूसरी शर्त, चुनाव आयोग ये प्रमाणित कर दे कि उस राज्य में चुनाव कराना फिलहाल मुमकिन नहीं है। अच्छा, ये शर्तें भी बाद में जोड़ी गई होंगी। जी हाँ, ये भी दुरुपयोग रोकने के लिए बाद में जोड़ी गई, ताकि इसका अनिश्चित काल तक इस्तेमाल ना हो। और जब किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगता है तो वहाँ की सरकार और विधानसभा का क्या होता है? क्या सरकार बर्खास्त हो जाती है? हाँ, राज्य की चुनी हुई मंत्रिपरिषद भंग कर दी जाती है। राज्य का पूरा शासन सीधे राष्ट्रपति के नियंत्रण में आ जाता है, जिसे वो आमतौर पर राज्यपाल के जरिए चलाते हैं।
राज्यपाल की मदद के लिए सलाहकार भी नियुक्त किए जा सकते हैं। और विधानसभा वो भी भंग हो जाती है? जरूरी नहीं। जहां तक राज्य विधानसभा की बात है, उसे या तो निलंबित किया जा सकता है, मतलब सदस्य बने रहेंगे पर काम नहीं होगा, या फिर भंग किया जा सकता है, जिसका मतलब है कि नई चुनाव कराने होंगे। तो ये अपने आप नहीं होता? नहीं, स्रोत ये साफ करते हैं कि विधानसभा अपने आप भंग नहीं होती। ये फैसला राष्ट्रपति लेते हैं, अक्सर संसद की मंजूरी मिलने के बाद। इस दौरान राज्य के लिए कानून बनाने की शक्ति संसद के पास चली जाती है। यानी सारे लेजिस्लेटिव पावर्स पार्लियामेंट के पास? हाँ, संसद चाहे तो ये शक्ति राष्ट्रपति को या उनके द्वारा नियुक्त किसी अधिकारी को भी दे सकती है। इसका इस्तेमाल कितनी बार हुआ है? क्या कुछ राज्यों में ज्यादा बार लगा है? ये अक्सर विवादों में रहता है। हाँ, इसका इस्तेमाल काफी बार हुआ है और यही इसकी आलोचना का एक मुख्य कारण भी रहा है, जैसा आपने कहा। स्रोतों के अनुसार सबसे पहले 1951 में पेप्सू, जो अब पंजाब का हिस्सा है, वहां इसका इस्तेमाल हुआ था। सबसे पहले पंजाब में? ओके। और अगर सबसे ज्यादा बार की बात करें तो मणिपुर में 11 बार और उत्तर प्रदेश में 10 बार राष्ट्रपति शासन लगाया जा चुका है। 11 बार मणिपुर में और 10 बार यूपी में। ये आंकड़े तो काफी ज्यादा हैं। हाँ, ये आंकड़े दिखाते हैं कि इसका प्रयोग काफी व्यापक रहा है। ठीक है, अब तीसरे प्रकार पे आते हैं, वित्तीय आपातकाल, अनुच्छेद 360। ये कब लग सकता है और इसके क्या परिणाम होते हैं? वित्तीय आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति तब कर सकते हैं जब उन्हें लगे कि भारत या उसके किसी हिस्से की वित्तीय स्थिरता या साख यानी क्रेडिट खतरे में है। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी या क्रेडिट रिस्क? बिल्कुल। इस घोषणा को भी 2 महीने के अंदर संसद के दोनों सदनों से साधारण बहुमत से मंजूरी मिलनी चाहिए। एक बार मंजूरी मिलने के बाद ये तब तक लागू रहता है जब तक राष्ट्रपति इसे वापस न ले लें। इसे बार बार मंजूरी की जरूरत नहीं होती, राष्ट्रीय राष्ट्रपति शासन की तरह। अच्छा, ये अलग है। और इसके प्रभाव क्या होते हैं? इसके प्रभाव गंभीर हो सकते हैं। केंद्र सरकार राज्यों को वित्तीय अनुशासन बरतने के निर्देश दे सकती है। राष्ट्रपति केंद्र या राज्य सरकार के किसी भी या सभी कर्मचारियों के वेतन और भत्तों में कटौती का आदेश दे सकते हैं। सभी कर्मचारियों के? हाँ, और इसमें सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज भी शामिल हो सकते हैं। अरे बाप रे, जजों की सैलरी भी? जी। साथ ही राज्यों के धन विधेयक या अन्य वित्तीय विधेयक राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए आरक्षित रखे जा सकते हैं। ये तो काफी कड़े कदम है। क्या भारत में कभी वित्तीय आपातकाल लगा है? यही सबसे दिलचस्प बात है। स्रोतों के मुताबिक आज तक, मतलब अभी तक, भारत में कभी भी वित्तीय आपातकाल घोषित करने की जरूरत नहीं पड़ी है। ये जानकर वाकई सुकून मिला। तो हमने तीनों तरह के आपातकाल देख लिए, राष्ट्रीय, राष्ट्रपति शासन और वित्तीय। लेकिन ये सवाल उठता है कि ये जो असाधारण शक्तियां हैं, इनके गलत इस्तेमाल को रोकने के लिए क्या उपाय हैं? क्योंकि जाहिर है इनका असर बहुत गहरा होता है। बिल्कुल सही सवाल है। देखिए, जैसा हमने पहले भी जिक्र किया, 1975 के आपातकाल के अनुभव ने सिखाया कि सुरक्षा उपायों की सख्त जरूरत है। 44वें संविधान संशोधन 1978 ने इस दिशा में कई बड़े कदम उठाए। हमने कुछ की बात की भी है। हाँ, जैसे सशस्त्र विद्रोह। सही। राष्ट्रीय आपातकाल के लिए आंतरिक अशांति की जगह सशस्त्र विद्रोह शब्द लाया गया। कैबिनेट की लिखित सलाह, बिल्कुल, उसे अनिवार्य बनाया गया। और आर्टिकल 20 और 21 की सुरक्षा। हाँ, उन्हें किसी भी हाल में निलंबित न करने की गारंटी दी गई। और राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा को संसद से मंजूरी के लिए विशेष बहुमत की शर्त रखी गई। ये सब महत्वपूर्ण सेफगार्ड्स हैं। और कोर्ट्स का क्या रोल रहा है इसमें, खासकर राष्ट्रपति शासन के मामले में? हाँ, न्यायपालिका की भूमिका भी बहुत अहम रही है, खासकर अनुच्छेद 356 के मामले में। एसआर बोम्मई बनाम भारत संघ 1994 मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला दिया। बॉम्बे केस? हाँ, सुना इसके बारे में। उस केस में कोर्ट ने कहा कि राष्ट्रपति शासन लगाने के राष्ट्रपति के फैसले की न्यायिक समीक्षा हो सकती है। न्यायिक समीक्षा यानी अदालतें जांच सकती हैं कि फैसला सही था या नहीं? हाँ, आसान शब्दों में कहें तो अदालतें ये देख सकती हैं कि राष्ट्रपति शासन लगाने का फैसला कहीं मनमाना, तरकीन या गलत इरादे से, जिसे मालाफाइड कहते हैं, उससे तो नहीं लिया गया। अगर ऐसा पाया जाता है तो अदालत उस घोषणा को रद्द भी कर सकती है। तो इस फैसले ने काफी हद तक रोक लगाई होगी इसके दुरुपयोग पर। हाँ, माना जाता है कि इस फैसले ने अनुच्छेद 356 के राजनीतिक दुरुपयोग पर काफी हद तक रोक लगाई है। यहाँ ये याद दिलाना भी दिलचस्प है कि संविधान सभा में इस पर क्या बहस हुई थी।
डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने अनुच्छेद 356 का बचाव करते हुए उम्मीद जताई थी कि ये एक मृत पत्र यानी डेड लेटर की तरह रहेगा। डेड लेटर मतलब जिसका इस्तेमाल ही ना हो। हाँ, कि इसका इस्तेमाल शायद ही कभी हो, और अगर हुआ भी तो अंतिम उपाय मतलब लास्ट रिजॉर्ट के तौर पर। लेकिन कुछ सदस्य जैसे के.एम. नाम्बियार इसकी तीखी आलोचना करते हुए इसे संविधान के साथ धोखा तक कह रहे थे। ओह, तो चिंताएं शुरू से ही थीं। बिल्कुल, ये दिखाता है कि इन शक्तियों को लेकर चिंताएं शुरू से ही थी। और निवारक निरोध यानी प्रिवेंटिव डिटेंशन के मामलों में गिरफ्तार व्यक्ति के क्या अधिकार होते हैं? क्या आपातकाल में वो भी चले जाते हैं? देखिए, अनुच्छेद 22(1) कुछ बुनियादी सुरक्षा देता है सामान्य समय में भी। इसके तहत निवारक निरोध में रखे गए व्यक्ति को भी जल्द से जल्द गिरफ्तारी का कारण बताना होगा और उसे अपनी पसंद के वकील से सलाह लेने और अपना बचाव करवाने के अधिकार से वंचित नहीं किया जाएगा। तो ये अधिकार बने रहते हैं। हाँ, ये बुनियादी अधिकार हैं। हालांकि निवारक निरोध कानून अपने आप में हमेशा से बहस का विषय रहे हैं, क्योंकि इसमें बिना मुकदमे के किसी व्यक्ति को हिरासत में रखा जा सकता है, जो कि एक सीरियस मामला है। वो तो है। तो कुल मिला के हमने देखा कि संविधान ने असाधारण परिस्थितियों से निपटने के लिए 3 तरह के आपातकालीन प्रावधान दिए हैं: राष्ट्रीय, राज्य यानी राष्ट्रपति शासन और वित्तीय। इनका मकसद देश की एकता, अखंडता और सुरक्षा को बचाना है। सही। लेकिन ये भी साफ है कि ये प्रावधान केंद्र सरकार को अपार शक्तियां देते हैं और नागरिकों के मौलिक अधिकारों को सीमित करते हैं, कम से कम अस्थायी रूप से। हाँ, ये शक्ति और अधिकार के बीच का संतुलन है। 44वें संशोधन और एसआर बोम्मई जैसे न्यायिक हस्तक्षेप ने इन शक्तियों पर कुछ अंकुश लगाने और संतुलन साधने की कोशिश की है। बिल्कुल, ये प्रावधान एक संतुलन का सवाल हमेशा खड़ा करते हैं, राष्ट्र की सुरक्षा और व्यक्ति की स्वतंत्रता के बीच संतुलन। डॉक्टर अंबेडकर ने उम्मीद की थी कि इनका इस्तेमाल अंतिम उपाय के तौर पर होगा, लेकिन इतिहास, खासकर अनुच्छेद 356 का कुछ और कहानी कहता है। हाँ, आंकड़े तो यही दिखाते हैं। तो अंत में सोचने वाली बात यह है कि आज के समय में इन असाधारण शक्तियों को कैसे देखा जाना चाहिए, और एक नागरिक के तौर पर और संस्थाओं के तौर पर हमें इनके संभावित दुरुपयोग के प्रति कितना सजग रहने की जरूरत है, ताकि ये संतुलन बना रहे। ये सवाल हमेशा हमारे सामने रहेगा, मुझे लगता है। बिल्कुल, एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है जिस पर विचार करते रहना चाहिए।